नमस्ते साथियों, आज हम चैप्टर नंबर 13 एमीन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डाई एजोनियम लवण के बारे में बात करेंगे कि डाई एजोनियम लवण क्या है, इसको बनाने की विधि और इसके रासायनिक अभिक्रियाओं की बात इस चैप्टर में करने वाले हैं। इससे पहले हमने एमीन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी 2 क्लासें ली थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 वन शॉट के नाम से। प्लस इस चैप्टर की जो जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको इस क्लास के बाद देख सकते हो। अब हम बात करते हैं अपनी क्लास की। तो आज का अपना टॉपिक है डाई एजोनियम लवण। डाई एजोनियम लवण क्या लिखा है? डाई एजोनियम लवण। डाई एजोनियम लवण को हम रिप्रेजेंट करते हैं AR N डबल बॉन्ड N और लवण के रूप में यहाँ लगाया जाता है X। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी डाई एजोनियम लवण का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो क्या लिखोगे? AR N डबल बॉन्ड N और ये X। अब यहाँ आपको समझना है कि ये जो N लिखा है AR है, इस AR का मतलब तो होता है एरिल समूह। एरिल समूह, AR का मतलब क्या है? एरिल समूह है। इसको बोलते हैं डाई एजोनियम। डाई एजो समूह है और X यहाँ पर आपका ऋणायन है, कोई भी ऋणायन। तो ये क्लियर होना चाहिए। डाई एजोनियम लवण को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? AR N डबल बॉन्ड N X। तो N डबल बॉन्ड N को चाहे तो साथ में N2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। AR का मतलब एरियल समूह है, N डबल बॉन्ड N को हम बोलेंगे डाई एजो समूह होता है, और X का मतलब ऋणायन या हेलाइड नहीं, कोई भी ऋणायन हो सकता है। कुछ इसके सिंपल से एग्जाम्पल में यह लिख देता हूँ। जैसे एक हम लिखते हैं यहाँ C6H5N2Cl। C6H5N2Cl तो नाम क्या हो गया? बेंजीन डाई एजोनियम Cl के लिए क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया यहाँ पे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, मेन बात ये थी। क्लियर कंपाउंड है। X के रूप में ClBr या आपका हाइड्रोजन सल्फेट या BF4 फ्लोरोबोरेट जैसे ऋणायन जुड़े हुए हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक को जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि डाई एजोकरण किसे कहते हैं, या डाई एजोकरण के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो डाई एजोनियम लवण बनाने की जो विधि है उसी को हम क्या बोलते हैं? डाई एजोकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डाई एजोकरण क्या लिखा है? डाई एजोकरण। तो सबसे पहले एक तो बात आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि इसकी डाई एजोनियम लवण का निर्माण है वो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन से किया जाता है। तो डाई एजोकरण किसे कहते हैं? एक सिंपल सी लैंग्वेज है कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का, क्या लिखा है? एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का एरिल डाई एजोनियम लवण में परिवर्तित होना। एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाले या एरिल बोल सकते हो। तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का एरिल डाई एजोनियम लवण में परिवर्तित होना डाई एजोकरण या डाई एजोटीकरण कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी समीकरण, कि सीधा क्वेश्चन आता है कि डाई एजोकरण की रासायनिक समीकरण लिखें। तो सीधी बात है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की जब हम बात करें, किसकी बात करें? तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की बात करें तो इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल हम कौन लेते हैं? बेंजीन वाले के ऊपर NH2, जिसको आप क्या बोलते हो? एनिलीन। थोड़ा इधर लिख लेते, नजर नहीं आए तो इधर। बेंजीन वाले के ऊपर NH2 क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये बेंजीन वाले
बेंजीन वाले के ऊपर NH2, नाम क्या हुआ इसका? एनिलीन। क्या लिखा है? एनिलीन। अब इस एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई जाती है। किससे? नाइट्रस अम्ल से। और मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बिल्कुल इजीली एक चीज समझाई थी कि नाइट्रस अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? HNO2। और इस HNO2 का निर्माण किससे होता है? NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण से। तो नाइट्रस अम्ल का निर्माण किससे होता है? NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण से। तो चाहे आप रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से करवा दो या NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण से, तो बात एक ही है। लेकिन हम अभिक्रिया इस मिश्रण से करवाते हैं क्योंकि जिससे हमें अभिक्रिया इजीली समझ में आ जाती है। तो इसके मिश्रण से करवानी है तो रिएक्शन ये लिखते हैं। किससे कराओगे? NaNO2 प्लस HCl यहाँ आप 2 ले लो कि आपको रिएक्शन इजीली समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ से होता क्या है कि ये सोडियम और ये यहाँ से एक Cl, तो सीधी सी बात है कि बाहर क्या चला गया आपका? NaCl बाहर चला गया। अब देखो ऑक्सीजन कितने? 2। तो ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए, एक ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए जल के अणु के रूप में। तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन? 4। तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से। तो ये आपका क्या बाहर चला गया? जल का अणु। अब शेष क्या बचा उस पर गौर करो, NaCl। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से? कैसे बनेगा? ये आपकी बेंजीन वाले, यहाँ पर क्या बच गया? ऊपर N, यहाँ पर आपका N, तो डबल बॉन्ड NCl। इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम। क्या बोलते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि सर आपको बड़ा जरूरी नहीं आप एग्जाम में इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। आप तो डायरेक्ट याद करो कि इससे क्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा, ये हमने समझ लिया। या इसके स्थान पर क्या मिल सकता है? नाइट्रस अम्ल। तो ये बन गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाई एजोनियम लवण। तो सीधी सी बात क्लियर होनी चाहिए कि स्टार्ट किया तो मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ इसको शुरू से कि आज हमने टॉपिक लिया है डाई एजोनियम लवण। क्या लिखा है? डाई एजोनियम लवण। डाई एजोनियम लवण को लिखने का तरीका क्या होता है? AR फिर N डबल बॉन्ड NX। AR का मतलब क्या होता है? एरिल समूह। N डबल बॉन्ड N का मतलब डाई एजो समूह। और X का मतलब क्या होता है? ऋणायन। क्या होता है? ऋणायन। इसी का एक सिंपल से रूप में रिप्रेजेंट है। ये कंपाउंड बना, ये इसी को मैंने ये लिख दिया C6H5N2Cl बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है। इसकी एक महत्वपूर्ण विधि है, उसको बोलते बनाने के लिए डाई एजोकरण। क्या बोलते हैं? डाई एजोकरण। तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन अर्थात एनिलीन को किस में बदल दिया आपने? एरिल डाई एजोनियम लवण में। और इसी क्रिया को आप क्या बोलते हो? डाई एजोटीकरण। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एनिलीन की क्रिया हमने किससे करवा दी? नाइट्रस अम्ल से। अब नाइट्रस अम्ल के लिए अपने को याद करना है, या तो HNO2 लिखा हुआ हो या HNO2 के स्थान पर हम NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण से अभिक्रिया करवा के बेंजीन डाई एजोनियम लवण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है कि डाई एजोटीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे किसी भी कंपाउंड से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना हो, फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, या बेंजीन साइनाइड बनाना हो, या नाइट्रोबेंजीन बनाना हो, किसी भी प्रकार के कंपाउंड बनाना तो काफ़ी परेशानी आती है। लेकिन इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड या लवण की सहायता से आप इस कंपाउंड को परिवर्तित कर सकते हो। ये पढ़ेंगे हम इनकी रासायनिक अभिक्रिया में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखो बात करें आगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम यहाँ से लेते हैं वो डाई एजोनियम लवण की रासायनिक समीकरणी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे वो मैं समझाऊंगा।
क्या होता है कि केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे ये पूछ लिया गया एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, दिमाग की बत्ती हल जाती है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कहाँ से पुटअप हो गया। या एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाइए, एनिलीन से बेंजीन बनाइए, एनिलीन से फिनॉल बनाइए। तो इन सब क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ मिलेगा, बस क्लास को पकड़ के रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये चीज़ तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ से मैं समझा रहा हूँ हमने क्या किया, ये एनिलीन लिया, एनिलीन की क्रिया आपने किससे करवा दी, नाइट्रस अम्ल से। बिल्कुल क्लियर होने से, नाइट्रस अम्ल का मतलब HNO2 या NaNO2 प्लस HCl। तो मैं दोनों लिख रहा हूँ जिससे इसलिए याद हो जाए। नाइट्रस अम्ल का मतलब HNO2 या क्रिया किससे हो सकती है, ये NaNO2 प्लस HCl। अब इससे अभिक्रिया होगी कैसे हुई वो मैंने बता दी जस्ट अभी। तो सीधा उत्पाद याद होना चाहिए, जब ये अभिक्रिया बनेगी तो इसका मुख्य उत्पाद आपका N2Cl बनेगा। इतने में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या होता है कि ये कंपाउंड केवल कमरे के ताप पर स्टेबल होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते जो अनस्टेबल होता है। और यहाँ से जो N2 है नाइट्रोजन गैस के रूप में, N डबल बॉन्ड एंड है, वो नाइट्रोजन गैस के रूप में आसानी से अलग हो जाती है। इस कारण से जो कंपाउंड आपको बनाना वो आप बना सकते हो। आपने दो नेम रिएक्शन पढ़ी होगी, एक सैंडमायर अभिक्रिया और दूसरी गाल्टरमान अभिक्रिया, वो यही है। देखो अब क्या किया, ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी क्रिया देखो हम यहाँ मैंने Cu2Cl2/HCl, एक तो इससे करवा रहा हूँ, दूसरा Cu2Br2HBr से करवा दी। तीसरी इसकी जो रिएक्शन है आपकी वो CuCN/KCN से करवा रहा हूँ। तीनों समझना, इसी कंपाउंड की रिएक्शन है। पहले अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से करवाई, तो क्या हुआ समझना, ये बेंजीन वाले। अब इतना सा एक IQ अपने दिमाग में लगाना कि क्यूप्रस क्लोराइड ये तो उत्प्रेरक हो गया, अब HCl से N2 है वो हाइड्रोजन N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, H और Cl HCl के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये जो Cl बच्चा है वो इस यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर Cl जोड़ने का मतलब क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, बाहर क्या निकल गया N2 और क्या निकल गया HCl। समझ में आनी चाहिए बात बिल्कुल। देखो N2 क्या हो गया आपका, गैस के रूप में बाहर निकल गया, यहाँ से H और यहाँ से Cl HCl के रूप में बाहर निकल गया, Cl बचा उसको जोड़ दिया। अब सेम रिएक्शन ये रही, क्या है, क्यूप्रस ब्रोमाइड की अभिक्रिया HBr से। तो सीधी बात है इन दोनों में अंतर क्या है, जहाँ Cl जुड़ा वहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका Br आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इस बेंजीन वाले के ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, Br प्लस N2 प्लस HCl। क्लियर है। तीसरी रिएक्शन देखो, इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में पोटेशियम साइनाइड से करवाई। तो सीधी बात है कि N2 बाहर चला जाएगा, यहाँ से यहाँ Br आएगा आपका, और KCN अलग हो जाए, KCl अलग हो जाएगा और ये CN यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपका उत्पाद ये बन जाएगा, यहाँ CN प्लस N2 प्लस KCl। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख लेते हैं कि इसी की रिएक्शन लगी है, CuCN/KCN। तो देखो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन, ये क्या बन गया, साइनोबेंजीन। अब एक बात आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर आपने बेंजीन डाइएजोनियम लवण से इनका निर्माण किया और आपने इनमें क्यूप्रस Cl या Br है तो क्यूप्रस हैलाइड बोल दो। अगर आपने क्यूप्रस हैलाइड आयन लिया है तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, याद हो तो कमेंट्स में लिख दो, मैं आगे बात करता हूँ। अब देखो इसी को मैंने थोड़ा चेंज किया, इस बार मैंने क्या किया, इन्हीं को बनाने के लिए, इनको बनाने के लिए केवल कॉपर धातु लिए, कॉपर का कोई नहीं लिए, केवल क्या लिए, कॉपर धातु, और इसकी क्रिया किससे करवा दी, HCl। तो सीधी बात है N2 बाहर, यहाँ से HCl और ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा। तो बेंजीन वाले के ऊपर आपका क्या आ गया, Cl प्लस N2 प्लस HCl। थोड़ा सा और चेंज किया कि इसकी अभिक्रिया Cu अभिक्रिया किससे करवा दी, HBr से। तो सीधी सी बात है N2 बाहर, HCl बाहर, Br जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका Br
प्लस N2 प्लस HCl। अब क्वेश्चन क्या है वो समझना। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा, जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। यहां आपने जो उत्प्रेरक लिया वो क्यूप्रस हैलाइड है, और यहां पर जो उत्प्रेरक लिया वो कॉपर धातु है। अभी तक कमेंट्स आपने कर दिया होगा। देखो, अगर क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? सैंड मेयर अभिक्रिया। कुछ याद आया हो तो सैंड मेयर अभिक्रिया। और अगर यह अभिक्रिया केवल कॉपर धातु की उपस्थिति में होती है, यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? कॉपर धातु की उपस्थिति में होती है, तो इन अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? गाटरमान अभिक्रिया। और ये कौन सी अभिक्रिया? सैंडमायर अभिक्रिया। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दोनों रिएक्शन को एकदम डिटेल से, इनका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इनको आप अलग से भी दे सकते हो। तो माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे बात कि अगर क्यूप्रस हैलाइड लिया है तो सैंडमायर अभिक्रिया, और कॉपर धातु लिए तो कौन सी अभिक्रिया? गाटरमान अभिक्रिया। अब देखो मेन क्वेश्चन क्या है, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन कैसे याद होगा। ये आपने क्या लिया? एनिलीन। एनिलीन से आपने क्या बनाया? यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। प्रश्न आपको क्या देगा? नंबर 1, एनिलीन से क्या बनाओ? क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल माइंड में एकदम याद होना चाहिए। दूसरा, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन। तीसरा, एनिलीन से साइनोबेंजीन। बोलो कहाँ परेशानी आई? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो माइंड में एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, तो सीधी बात करनी है। एनिलीन से पहले क्या बनाया? बेंजीन डाइएजोनियम लवण, और फिर उसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया। अब चाहे क्लोरोबेंजीन आप ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, दोनों है। तो ये देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। हमने क्या स्टार्ट किया था? डाइएजोनियम लवण की रासायनिक समीकरण। पहले एनिलीन को आपने किस में कन्वर्ट किया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। यहाँ दो अभिक्रिया आपकी एक साथ आ गई, सैंडमेयर अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया। क्लियर है? अभी एनिलीन से ही हम आयोडोबेंजीन बनाएंगे, नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, एनिलीन से बेंजीन बनेगा आपका, एनिलीन से फिनॉल बनेगा। काफ़ी रिएक्शन है, बात करते हैं इसका। आप स्क्रीनशॉट लो। अरे इनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन समूह का, एक और बता दूं, इनमें नाइट्रोजन समूह का प्रतिस्थापन या Cl से हो गया, या Br से हो गया, या साइनाइड से हो गया। स्क्रीनशॉट। इसके बाद इसकी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतना हो गया। अब देखो यहाँ से ये चीज़ें तो आपको माइंड में लगे, एनिलीन से आपने क्या बनाया? क्लोरोबेंजीन। लेकिन प्रश्न ऐसे आता है एनिलीन से बेंजीन, एनिलीन से फिनॉल, तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो वो रिएक्शन हमें कैसे याद करनी है, उसके लिए हम यहाँ बात करते हैं कि बस ये माइंड में होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है, और उसके लिए कुछ विशेष कुछ अभिक्रिया है। तो वो नहीं तो अन्यथा जैसे सिंपल है उसी प्रकार से कि ये तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एनिलीन से हमने ये क्या बनाया है? बेंजीन डाइएजोनियम लवण। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि ये हमने कैसे बनाया। अब देखो इसको अगर हमें याद करना है तो ये तो अपने माइंड क्लियर है। अब मुझे कहा गया कि एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाओ। अब फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो पहला तरीका तो ये होगा, एनिलीन से मैंने क्या बनाया? बेंजीन डाइएजोनियम लवण। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम लवण की मैंने क्रिया HBF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवा दी। HBF4 को क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरिक अम्ल। अब क्या होगा? देखो यहाँ से N2 बाहर, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर, तो आपका क्या बनेगा? इस बेंजीन वाले के ऊपर आपका जुड़ जाएगा। देखो केवल यहाँ से एक बार ये होगा H और यहाँ से Cl, तो ये N2 यहाँ रह गया और ये जुड़ा रह गया BF4। BF4 को लिए बोलेंगे फ्लोरोबोरेट। अब इस फ्लोरोबोरेट को अगर हम और गर्म करेंगे, क्या किया? फ्लोरोबोरेट को हम और गर्म करेंगे, तब आपकी यहाँ से ये N2 है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और एक F है वो आपका यहाँ जुड़ जाएगा, और एक N2 बाहर जाएगा और एक BF3 बाहर निकल जाएगा। थोड़ी सी रिएक्शन अलग है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं कि अगर नजर नहीं है तो N2 प्लस BF3। अब समझना रिएक्शन में हुआ क्या। सबसे पहले आपने जैसे इसकी रिएक्शन करवाई
HbF4। तो इनके नाम याद होने चाहिए। HbF4 को क्या बोलते हैं हम? फ्लोरोबोरिक अम्ल। फ्लोरोबोरिक अम्ल से क्रिया करवाई तो यहाँ से H और यहाँ से Cl अलग अलग हो गया और ये इसके साथ जुड़ गया। ये थोड़ा सा स्टेबल होता है, बन गया। अब इसको आपने और गर्म किया तब यहाँ से N2 बाहर चली गई, BF4 BF3 बाहर चला गया, एक है बच्चा वो यहाँ हमने जोड़ दिया। तो इसका आप जानते फ्लोरो बेंजीन हो गया। अब इसका नाम मैं यहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो इसको हम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट भी ये, बेंजीन डाई एजोनियम। बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे तो ये पूरी रिएक्शन होगी। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें। इसकी क्रिया मैंने किससे करवाई? पोटेशियम आयोडाइड। अगर नॉर्मली हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन वाले पर हम सीधा आयोडीन को नहीं जोड़ सकते, तो उसके लिए इसी रिएक्शन का प्रयोग करते हैं कि क्रिया किससे करवाए? पोटेशियम आयोडाइड से। तो यहाँ से KCl अलग, यहाँ से N2 अलग और सीधा I जुड़ जाएगा, तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया आपने? I प्लस N2 प्लस KCl अलग हो गया। तो ये आपका क्या बन गया? आयोडोबेंजीन। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण को हमने Ki के साथ गर्म किया तो N2 बाहर चला गया, KCl बाहर, I जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे अगर हमें बेंजीन बनाना हो, अब बेंजीन बनाने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे को हटा के यहाँ पर H जोड़ना है। बेंजीन बनाने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें बेंजीन बनानी है तो इस पूरे को हटा के यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो देखो कैसे होगा। इसके लिए दो रिएक्शन आपके दे रखी है, एक तो एथेनॉल के साथ, किसके साथ? एथेनॉल के साथ, और एक हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ। तो देखो रिएक्शन करवाते हैं हम यहाँ पे। मैंने अभी क्रिया करवाई है H3PO2 प्लस H2O से। अब देखो H3PO2 को बोलते हैं, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अब रिएक्शन कैसे होती है वो समझ लेना। आप सभी जानते हो कि H2O को अगर हम चाहें तो H और OH लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, इसको लिख दिया। अब समझो यहाँ से रिएक्शन में होता क्या है कि थोड़ा सा IQ यूज करोगे। देखो इस O को तो मैंने इसके साथ जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे काम की चीज़ है वो H3PO3, फॉस्फोरस अम्ल बन गया। अब देखो कितने H बचे? 2। एक H इस Cl के साथ जुड़ गया तो HCl बन गया, N2 बाहर चले गई। देखो ये इसके साथ जुड़ा तो HCl बन गया, N2 बाहर चले गई, ये O यहाँ आ गया, केवल क्या बचा? H। तो जब ये N2 यहाँ से हटेगा तो हाइड्रोजन को हम यहाँ जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन को मैंने इसके ऊपर जोड़ दिया तो ये स्ट्रक्चर बन गई। इसको क्या बोलोगे आप? बेंजीन। तो पर्सन देखो एनिलीन से क्या बना है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और उसकी क्रिया हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से करवाई तो आपका क्या बन गया? बेंजीन बन गया। इसकी एक रिएक्शन वो दे रखी है अपने सिलेबस में, उसकी बात कर लेते हैं। बेंजीन बनाने के लिए क्या बनाने के लिए? बेंजीन। तो यहां पर क्रिया जो करवाते हैं वो हम करवाएंगे एथेनॉल के साथ। किसके साथ? एथेनॉल के साथ। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या था? CH3CH2OH। एथेनॉल के साथ क्रिया करवाएंगे। अब समझना बेटा क्या होता है कि यहां अपचयन हो जाता है। देखो N2 बाहर चला जाएगा, यहां से एक Cl और यहां से एक H बाहर चला जाएगा, और एक H जो यहां से निकलेगा उसको आप यहां जोड़ दो तो आपका ये बेंजीन बन जाएगा, प्लस N2 बाहर चली गई। अब समझना, यहां वाले H को तो मैंने यहां जोड़ दिया तो बेंजीन बन गई, और इस H को Cl के साथ जोड़ दिया तो शेष बच्चा क्या? CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर एनिलीन से आपको क्या बनाना है? बेंजीन। एनिलीन से अगर आपको बेंजीन बनाना है तो करना क्या है? इस बेंजीन डाइएजोनियम लवण की क्रिया या तो करवा दो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से या CH3CH2OH, क्या बोलते हैं इसको आप? एथेनॉल से। क्लियर है? अब यहां मैं एक इक्वेशन और लिख देता हूं आपकी। अगर मुझे एनिलीन से फिनोल बनाना हो,
एनिलीन से क्या बनाना हो, फिनॉल, तो इसका जल अपघटन कर दो, थोड़ा सा इसको टेम्परेचर के साथ क्या कर दो, इसको गर्म कर दो, तो ये आपका क्या बना हुआ है, एनिलीन। इस एनिलीन को मैंने क्या किया, एनिलीन को मैंने क्या किया, इसका जल अपघटन का मतलब क्रिया किससे करवा दी, जल से, और कितने टेम्परेचर पे, मतलब 283 केल्विन पे मैंने इसको गर्म किया, 283 केल्विन पे गर्म किया, तो ये जल अपघटित होगा। अब जल अपघटित होगा तो क्या हो रहा है समझो, N2 बाहर, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर, तो इसका मतलब ये OH कहाँ जुड़ जाएगा, ऊपर, तो ये क्या बन गया आपका, इस बेंजीन वाले के ऊपर क्या आ गया आपका OH, बेंजीन वाले पे क्या आ गया OH प्लस N2 प्लस HCl। अब देखो ये क्या बन गया आपका फिनॉल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अपने को याद होनी चाहिए। जो क्वेश्चन क्या आएगा, या तो डायरेक्ट रिएक्शन करवाते, ये सीधा प्रश्न आ जाएगी एनिलीन से क्या बनाओ, फिनॉल। अब एक चीज़ और, एक इसमें कंपाउंड और बच गया नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है वो समझ लो। पहले एनिलीन से आपने क्या बनाया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया आपने किससे करवाई, फ्लोरोबोरिक अम्ल से, फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवाई, तो क्या बना आपका बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। इस कंपाउंड की क्रिया, इस कंपाउंड की क्रिया किसकी, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट को मैंने क्या किया, NaNO2 के साथ कॉपर धातु के साथ, NaNO2 के साथ कॉपर धातु के साथ इसको गर्म किया, NaNO2 के साथ इसको कॉपर धातु के साथ गर्म किया, तो क्या हो जाएगा, N2 बाहर, यहां से एक जो BF4 है उसके साथ ये Na जुड़ जाएगा, तो NaBF4 बन जाएगा, Na2 बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ जाता है, तो इसका जो उत्पाद बनेगा वो आपका ये बन जाएगा, यहां पर ये तो गया NO2, क्या बन गया NO2, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, यहां बनते ये NO2 हो गया, और एक आपका साथ में क्या हो जाएगा, ये Na इसके साथ जोड़ दो, Na इसके साथ जोड़ दो, मैं लिख रहा हूं NaBF4 प्लस N2, ये चीज़ें बनती है, तो ये नाइट्रोबेंजीन बनाने का हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे याद करना है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि एनिलीन से क्या बनाया आपने, फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन। दूसरा आपने बनाया था एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरो पहले वाले में हो गया था आइडोबेंजीन, और ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा, एनिलीन से क्या बनाओ आप, बेंजीन। देखो ये इतना मैं फोकस कर रहा हूँ तब आपके माइंड में बात ये पिकअप हो रही है कि कैसे बनाएंगे, अन्यथा जब एग्जाम में सवाल आता है कुछ नहीं होता, बस मुस्कुरा लो, पेपर को देखो, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो एनिलीन से बेंजीन, और चौथा हमने क्या बनाया आपका, एनिलीन से क्या, फिनोल, और पांचवा था आपका एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन। तो इस प्रकार से निम्न को परिवर्तित कीजिए, निम्न को परिवर्तित कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है काफ़ी इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ये जितनी भी रिएक्शन पड़ी है ये सब नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, मतलब यहाँ पर N2 हट जाता है और उसके स्थान पर दूसरा समूह जुड़ जाता है। इस बेंजीन डाइएजोनियम, जो डाइएजोनियम लवण है, इसकी दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक तो नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ये एजो समूह सुरक्षित रहता है, एजो समूह सुरक्षित रहता है, उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया। इसकी दो महत्वपूर्ण रिएक्शन है, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब इसकी दूसरी प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, नंबर 2 अभिक्रिया जिसमें एजो समूह, अभिक्रिया जिसमें एजो समूह है,
मतलब इन अभिक्रियाओं के अंदर आपका जो एजो समूह है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और सुरक्षित रहता है। तो अभिक्रिया जिसमें एजो समूह है सुरक्षित रहता है। और बेटा इन अभिक्रियाओं में सीधी सी बात है, जिन अभिक्रियाओं की हमने सिलेबस में बात है वो अभिक्रिया कौन सी है, युग्मन अभिक्रिया। और युग्मन अभिक्रिया में सीधी बात है कि जब आप अभिक्रिया कराओगे तो कंपाउंड क्या है वो जुड़ जाएगा। यहाँ दो रिएक्शन दे रखी है, एक तो बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण की अभिक्रिया एनिलीन से, दूसरा बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण की अभिक्रिया फिनॉल के साथ। तो देखो रिएक्शन को बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण को अगर रिएक्शन समझते हो तो इसको यहाँ बनाता हूँ, ये बेंजीन एन डबल बॉन्ड एन Cl क्या बन गया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अब देखो एक तो मैंने इसकी अभिक्रिया करवा दी किससे, एनिलीन से। अब एनिलीन को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूँ कि अभिक्रिया आपको इजीली समझ में आ जाए। बेंजीन वाले के ऊपर क्या है, NH2 है। अब देखो मैंने कहा कि प्रत्येक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, अगर आपको आवश्यकता है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ शो कर दिया। दूसरी इसकी जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन की युग्मन अभिक्रिया की बात करें तो दूसरी अभिक्रिया मैंने इसकी फिनॉल के साथ करवा दी। किसके साथ अभिक्रिया करवा दी, फिनॉल के साथ। इस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ शो कर दिया। अब देखो बड़ा परेशानी क्या है, इस कंपाउंड को जानते हो आप कि इसका नाम क्या है आपका, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया आपने किससे करवाई है, एनिलीन से। तो अब एनिलीन से जब अभिक्रिया करवाई तो सीधी सी बात है क्या होगा, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका Cl दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये HCl बाहर निकल जाएगा तो शेष कंपाउंड को जोड़ दो तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ये बेंजीन वाले यहाँ N डबल बॉन्ड N ये यहाँ पे जुड़ गया और ये क्या आ गया आपको यहाँ पे NH। कोई परेशानी नहीं है। इसमें क्या है, बस यहाँ से H, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका Cl बाहर, बाकी शेष कंपाउंड आपस में जुड़ जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी, ये N डबल बॉन्ड N। अब देखो इनके नाम की बात करते हैं, OH नाम की बात करते हैं। तो देखो अगर इस कंडीशन से देखें तो ये 1 2 3 4 एमीन है वो कितने नंबर पे जुड़ा है, 4 नंबर पर। तो इसका नाम लिखना है तो ये पेरा पे है तो लिख दिया पेरा, और NH2 को क्या बोलोगे, पेरा एमिनो। बाकी इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाता है एजोबेंजीन। बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए आपको कि नाम क्या हुआ, पेरा एमिनो एजोबेंजीन। एक ध्यान रखना है कि ये जो एजो समूह होता है वो रंजक के रूप में काम में आता है। तो जो पेरा एमिनो एजोबेंजीन है वो आपका पीला रंजक होता है। रंजक का मतलब रंगने वाला। तो कैसा रंजक होता है, पीला रंजक होता है। अब देखो इसकी बात करें तो इसमें ये OH कौन सी कंडीशन पे, पेरा पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरा हाइड्रोक्सिल एजोबेंजीन। क्या लिखा है, पेरा हाइड्रोक्सिल एजोबेंजीन, जो नारंगी रंजक होता है, नारंगी रंजक। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे वो सुन लो। पहला क्वेश्चन से पहले तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए हमने कैसा बनाया, कुछ भी नहीं है। और इनमें से बात है कि दोनों रिएक्शन में इसमें -HCl, इसमें भी -HCl बाहर निकल गया। पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि आपने बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से एक तो बना दिया पेरा एमिनो एजोबेंजीन जिसको बोलते हो आप पीला रंजक, दूसरा बनाया आपने पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जिसको आप बोलते हो क्या, नारंगी रंजक। क्वेश्चन सीधा आपसे ये पुटअप हो जाएगा कि एनिलीन से, क्योंकि इसका निर्माण तो आप एनिलीन से कर सकते हो, ये मैंने सिखा भी दिया कि एनिलीन से पीला रंजक बनाओ। अब पीला रंजक का मतलब पेरा अमीनो एजोबेंजीन का निर्माण कीजिए। या आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एनिलीन से कौन सा रंजक, नारंगी रंजक का निर्माण कीजिए। अब रंजक बोल दे, ये सीधा पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण कीजिए।
तो ये आपके इस एजोबेंजीन के बारे में जो रिएक्शन थी और जितना पोर्शन था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ध्यान रखना ज़्यादा अगर इस पोर्शन से जो एक तो डाई एजोटीकरण वाला रिएक्शन, इसके बाद सैंडमाइर गाइटामान, इसके अलावा एनिलीन को किस में परिवर्तित करना है, कैसे परिवर्तित करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें और बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड आपकी, जिसकी हम बात करें कि देखो कि कभी कभार क्या होता है कि पेपर का स्टैंडर्ड पेपर इतना इजीली दे दिया जाता है कि हम सोच नहीं सकते कि कभी कभार इन कंपाउंड के उपयोग भी पूछ सकते हैं। जैसे एमीन की बात करें तो एमीन से रिलेटेड कुछ उपयोग भी है। जैसे एक क्वेश्चन अच्छा आता है कि दंत चिकित्सा में निषेधक के रूप में कौन से एमीन का प्रयोग किया जाता है, नोवेलक नाम होता है। तो उनका मैं लिख रहा हूँ अलग से, यहाँ पे लिख देता, थोड़ी सी जगह सहज बची है और उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से फिर से रिपीट कर दूँ, याद करने इस चैप्टर से 2 तो अत्यलघुरात्मक क्वेश्चन आएगा और एक दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आएगा। तो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो छोटी छोटी बातें अपने माइंड में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। तो आपको लिखना क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए ये कि एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं इसमें छोटे क्वेश्चन के रूप में, 2 जैव सक्रिय द्वितीयक एमीन युक्त यौगिक जो रक्तचाप बढ़ाते हैं। मतलब ऐसे 2 जैव सक्रिय यौगिक बताने जिनमें द्वितीयक एमीन उपस्थित होता है जो रक्तचाप को बढ़ाता है। तो बिल्कुल नाम आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। एक का नाम होता है एडिनेलिन, क्या लिखा है, एडिनेलिन, और दूसरा होता है आपका इफेड्रिन, क्या लिखा है, इफेड्रिन। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है कि दंत चिकित्सा में निषेधक के रूप में कौन से एमीन का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेना, नाम काफी इंपॉर्टेंट है। नोवोकेन बोलते हैं इसको, नोवोकेन, क्या लिखा है, नोवोकेन। इसके अलावा एक और आपके बेनेड्रिल होता है, उसमें तृतीयक एमीन समूह होता है, तृतीयक एमीन समूह होता है जो प्रति स्टेमिन, मतलब स्टेमिन के कारण हमें एलर्जी होती है, तो प्रति स्टेमिन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रति स्टेमिन के रूप में। तो देखो ये तीनों चीज़ जो मैंने लिखी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है कि एक तो ऐसे 2 जैव सक्रिय यौगिक बताओ जो रक्तचाप को बढ़ाते हैं, किसको, रक्तचाप को बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, एक तो एड्रीनेलिन, दूसरा इफेड्रिन। इसके अलावा दंत चिकित्सा में निषेधक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, नोवोकेन का, किसका, नोवोकेन का। और एक सबसे और अलग क्वेश्चन बनता है, बेनेड्रिल क्या है, बेनेड्रिल क्या है, ये तृतीयक एमीन समूह युक्त प्रतिस्टेमिन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिस्टेमिन एक एलर्जी औषधि का नाम होता है, मतलब एलर्जी औषधियों का जो साल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्टेमिन। तो ये आपके चैप्टर नंबर 13 एमीन, इसको मैंने 3 वीडियो के रूप में बिल्कुल कंप्लीट करवाया। और एक खास ये रहती है कि वन शॉट का मतलब ये नहीं होता कि आप फटाफट चीज़ करवा दो, चैप्टर जैसा भी हो। चैप्टर जब हमें पढ़ना होता है तो कंप्लीट पढ़ना, जो क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है और छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, इसलिए चैप्टर को मैंने कंप्लीट करवा दिया था। इसके अलावा इस चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं उनका सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके साथ इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो है वो कल या परसों तक अपलोड कर दिया जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।